जी सर कर दिया। अच्छा जज़ाकल्लाह। चलें यार, क्लास स्टार्ट करने से पहले ही वो फातिहा कर लेते हैं। आपकी क्लास फेलो की वो अब्बू की डेथ हो गई थी, मैंने देखा था और बहुत अफसोस हुआ। तो सब लोग प्लीज़ फातिहा कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम दुआ कर लेते हैं। चलें जी, बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसलिए मुझे ना आप लोगों की तवज्जो बहुत चाहिए हो। स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? यस सर। जी सर। ठीक है। तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है ना, ये हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है आपकी बुक का, विच इज़ अबाउट दी रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। अब तक हमने जो पढ़ा था, हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी एक कन्वेंशनल अंदाज में, ठीक है। और उसमें हमने जो प्रोसेसेस किए थे, हमने ये ध्यान नहीं किया था इतना कि ये जो प्रोसेस या एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि क्या वो एक्सपेरिमेंट रैंडम नेचर का है या डिटर्मिनिस्टिक नेचर का है, ठीक है। अब आज के बाद यानी कि आज से जो हम स्टार्ट ले रहे हैं, तो बेटा हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे, जिनकी हम इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटीज़ निकालने जाएंगे, तो आज हम रैंडम प्रोसेसेस या रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, ठीक है। अब से हम सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की ही प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, शुरू में बेटा जब मेरे ख्याल में पहला लेक्चर था या दूसरा लेक्चर था, तो मेरा आपसे बहुत, मैं आप लोगों को बार बार रैंडम का वर्ड यूज़ करता था और मैं आपको बोलता था कि भाई हम रैंडम पे बहुत ज़्यादा वक्त लगाएंगे, ठीक है। अब ये मिड से लेके मिड ख़त्म हो गया ना आपका, मिड से लेके फाइनल तक हम सिर्फ रैंडम प्रोसेसेस पढ़ेंगे, सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। तो बेटा रैंडम प्रोसेसेस के बारे में अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको बोला था कि इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालना हमारे लिए मुश्किल काम होता है। किसी भी रैंडम प्रोसेस को डिफ़ाइन करना, क्या पॉसिबल है किसी रैंडम प्रोसेस को डिफ़ाइन करना? क्या किसी रैंडम सिग्नल की मैथमेटिकल इक्वेशन होती है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। होती है कोई? नहीं होती। नहीं होती, ठीक है बेटा। सो तो ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर 3 विच इज़ अबाउट द रैंडम वेरिएबल्स, बेटा दीज आर द वेरिएबल्स, ठीक है, दीज आर द रैंडम वेरिएबल्स which help us to make the equation of to make the mathematical equation of random experiment or random process, ठीक है। यही जो मैंने आपको बोला था ना कि प्रोबेबिलिटी हमारी हेल्प करता है कि उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन हम बनाएं, तो बेटा प्रोबेबिलिटी के अंदर रैंडम वेरिएबल्स हमारी हेल्प करते हैं कि हम उस रैंडम प्रोसेस या रैंडम एक्सपेरिमेंट की मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएं, ठीक है। इसका नाम रैंडम वेरिएबल्स दिया गया है, ठीक है। बट अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट दे आर नॉट दी वेरिएबल्स दैट यू हैव यूज्ड इन द कैलकुलस, ठीक है। ये जो कैलकुलस में आप लोगों ने वेरिएबल्स यूज किए थे, जिसको आप लोग नाम देते थे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जी के नाम से, या स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल जी के नाम से आप उनके वेरिएबल के नाम देते थे। अलजेब्रा में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा, फिर इक्वेशन सॉल्व करते थे और एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालते थे, ऐसे ही है ना। उस वेरिएबल से बेटा इस वाले वेरिएबल को कंफ्यूज नहीं करना। जो रैंडम वेरिएबल है ना, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट टास्क, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसलिए बेटा ये यहाँ पे स्लाइड पे लिखा हुआ है कि रैंडम वेरिएबल एट फर्स्ट कैन बी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग विद ट्रेडिशनल वेरिएबल्स, ठीक है।
यानी कि शुरू में उसमें लिखा हुआ कि आप शायद इसको कंफ्यूज करने लगे कन्वेंशनल वेरिएबल के साथ या ट्रेडिशनल वेरिएबल के साथ, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो जो कैलकुलस में, अलजेब्रा में, ठीक है। मगर ये उससे बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स जो होते हैं इनका क्या काम है बेटा? इनका काम है कि रैंडम प्रोसेसेस को डिफाइन करें, उनकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को डिफाइन करें, उनकी इक्वेशंस बनाने में हमारी हेल्प करें, ठीक है। आपको पता है ना बेटा, रैंडम सिग्नल्स भी आप लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ लिए होंगे। रैंडम सिग्नल का तो आप आउटपुट ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, किसी भी टाइम उसकी आउटपुट हमेशा अपने आप को चेंज करती जाएगी, कभी क्या कोई शेप इख्तियार कर लेगा, कभी कोई शेप इख्तियार कर लेगा। तो ऐसी चीज विच कंटिन्यूसली वेरी इटसेल्फ, देन हाउ कैन यू प्रिडिक्ट, है ना? हाउ कैन यू कन्वर्ट दैट सिग्नल इनटू द इक्वेशन? दैट्स रियली डिफिकल्ट टास्क। अब कॉस थीटा होता है, कॉस 2π/ft के आप लोगों ने सिग्नल पढ़ लिए होंगे, मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी पे आपने पढ़ लिए होंगे, उसको प्लॉट करना आपकी लिंगाप है। आप आराम से उसी फ्रिक्वेंसी को कॉस प्लॉट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि ये जो सिग्नल है इसकी शेप डिटर्मिनिस्टिक है, ये रैंडम इन नेचर नहीं है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बन चुकी है। आप बस उसमें टी और एफ की वैल्यू डाल दो तो एक अच्छा सा सिग्नल प्लॉट हो जाएगा। आप लोगों ने मैटलैब में प्लॉट करके देख लिए होंगे, लैब में भी आप लोगों ने प्लॉट करके देख लिए होंगे, ठीक है। तो उन सिग्नल्स का तो मसला ही नहीं है। मसला क्यों नहीं था उनको प्लॉटिंग में? क्योंकि उनकी इक्वेशंस एग्जिस्ट करती थी, ठीक है बेटा। तो ये जो रैंडम वेरिएबल्स है ना, ये यहाँ पे हमारी हेल्प करने वाले हैं कि हम ऐसे सिग्नल्स की या ऐसा कोई भी दुनिया का एक्सपेरिमेंट जो कि रैंडम इन नेचर हो, हम उसकी इक्वेशन बनाने जाएंगे। बेटा जो बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं ना, बायोमेडिकल में जो आपके सिग्नल्स होते हैं, जो आपकी अपनी बॉडी के सिग्नल्स हैं, चाहे आपका ईसीजी सिग्नल हो गया, ठीक है, जो आपका दिल का सिग्नल होता है, चाहे आपका ईएमजी सिग्नल हो गया जो कि आपके मसल्स का सिग्नल होता है, चाहे आपकी ईईजी सिग्नल हो गया जो कि आपके ब्रेन का सिग्नल होता है, ठीक है। ये जितने भी सिग्नल आपकी अपनी बॉडी में जो एग्जिस्ट करते हैं ना, ये सब के सब बेटा रैंडम इन नेचर है, सब के सब रैंडम इन नेचर है। तो अब खुद बताओ कि आपकी अपनी बॉडी ही इतनी आपकी अपनी बॉडी में ही इतने अच्छे एग्जाम्पल्स छुपे हुए हैं, ठीक है बेटा, जो कि रैंडम वेरिएबल्स या रैंडम सिग्नल्स की एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर ये रैंडम वेरिएबल्स ना होते, ये प्रोबेबिलिटी हमारी हेल्प ना करती, तो हम आपकी बॉडी के अंदर जो आपके सिग्नल्स हैं शायद उनको भी डिफाइन ना कर पाते। तो फिर डॉक्टर बेचारे क्या करते, फिर बीमारियां कैसी डायग्नोज होती, और फिर ये जो मशीन्स हमने बनाई हुई हैं इनका क्या काम होता, खुद सोचो। तो ये मैं आपको बस सिर्फ ये इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा था कि ये रैंडम वेरिएबल्स की इम्पोर्टेंस है कि उसने बहुत बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हमारे लिए सॉल्व कर दिए हैं, जो कि इवन हमारी बॉडी से भी रिलेटेड हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, रैंडम वेरिएबल को ना बेटा रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रैंडम वेरिएबल को बेटा हमेशा कैपिटल अल्फाबेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल एक्स, ठीक है। ये थोड़ी राइटिंग पुअर है बेटा, मगर आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। सॉरी फॉर दी पुअर राइटिंग विच आई हैव प्लेस ओवर हियर। तो ये जो कैपिटल एक्स है ना बेटा, ये इस रैंडम वेरिएबल को हम हमेशा कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हम इसको इसको इसलिए कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि ये डिफरेंट हो सके वो आम कन्वेंशनल वेरिएबल से, ठीक है। एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन ये है कि जो स्मॉल एक्स बनता है ना इस हर एक रैंडम वेरिएबल के अगेंस्ट, हर एक कैपिटल रैंडम वेरिएबल के अगेंस्ट, जिसको हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स हो गया, वाई हो गया, कैपिटल जी हो गया, इसके अगेंस्ट स्मॉल वेरिएबल भी जनरेट होता है, ठीक है। जैसे कि बेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल एक्स पी नीचे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये हो गया सैंपल स्पेस, ये हो गया कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट या रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, ठीक है। सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स होती हैं उसको हमने प्लॉट कर दिया है ये रियल लाइन पे एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे नीचे क्या चीज आ गई, स्मॉल एक्स आ गई। नाउ ये स्मॉल एक्स क्या चीज है बेटा? ये जो है स्मॉल एक्स, these are the possible outcome values of this capital X। मेरी बात प्लीज गौर से सुनो। this small x represent what? this small x represent the possible outcomes values of this random experiment on random variable capital X।
आ गई बेटा बात समझ? तो जब रैंडम वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं या किसी एक्सपेरिमेंट को हम कह देते हैं कि भाई तुम्हारा नाम कैपिटल एक्स हो गया है, तुम रैंडम नेचर में हो, हमने तुम्हें नाम दे दिया है कैपिटल एक्स का, ठीक है, तो फिर बेटा जब उस एक्सपेरिमेंट की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी ना, किसी भी एक्सपेरिमेंट की पॉसिबल वैल्यूज आती है ना, जैसे आप डाइस फेंकते हो तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या आती हैं, 1 2 3 4 5 6, क्वाइन टॉस करते हैं उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या आती हैं, हेड या टेल, तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज होती है ना। तो बेटा इधर इस रैंडम वेरिएबल के केस में उन पॉसिबल वैल्यूज को हम उस कैपिटल एक्स के अगेंस्ट जो कि एक्सपेरिमेंट हो गया है स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गई है? यस सर। तो बेटा इसलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि रैंडम वेरिएबल एसोसिएट्स अ पर्टिकुलर नंबर विद ईच आउटकम। ठीक है, हम क्या करते हैं रैंडम वेरिएबल्स में कि हम जो उसकी रैंडम वेरिएबल की हर आउटकम होती है उसको एक खास नंबर एलोकेट किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है, और उस नंबर को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एक्स से। ठीक हो गया? तो इसको डेफिनेशन में हम यूं करेंगे कि कैपिटल एक्स इज द रैंडम वेरिएबल, ठीक है, विच डिफाइन सर्टेन एक्सपेरिमेंट, एंड स्मॉल एक्स इज व्हाट, is the possible outcome values of that random variable capital X। ठीक हो गया? तो ये बेटा इसकी अब डेफिनेशन बन गई है, जो कि मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है, तो आई होप सो कि आप डेफिनेशन को बहुत आसानी से समझ जाओगे कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, गौर से सुनना, इज अ फंक्शन दैट एसोसिएट्स अ रियल नंबर विद ईच एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। इसकी नोटेशन कैसी है, कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल से, मैंने आपको बोला कि रैंडम वेरिएबल को हम हमेशा कैपिटल लेटर से, जैसे इधर कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, डिनोट्स व्हाट, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर। देखिए मैंने आपको बोला था कि इसके कॉरिस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर बनेगा स्मॉल एक्स, इन दिस केस डिनोट्स व्हाट, वन ऑफ इट्स वैल्यूज, ये उसकी पॉसिबल वैल्यूज को एक्सप्लेन करता है। आगे ये बेटा बात समझ? हाँ जी सर, आ गया समझ। आ गया। अब बेटा देखिए, जब आप लोगों ने पीछे कन्वेंशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी ना, तो आप हमेशा यूं करते थे, प्रोबेबिलिटी को लिखने के लिए आप करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ऐसे ही याद है? इवेंट क्या होता था? इवेंट कुछ भी होता था, फॉर एग्जाम्पल हेड, तो आप कहते थे 1/2, याद है बेटा? याद है ना? यस सर। जी यहाँ सर। पे यहाँ पे बेटा क्या करोगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा हम यूं करेंगे कि यहाँ पे चूंकि अब रैंडम प्रोसेस आ गया ना, तो यहाँ पे अब हम इवेंट्स का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक कैपिटल वेरिएबल अलॉट कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे पी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। यहाँ पे अब हम प्रोबेबिलिटीज को यूं डिफाइन करेंगे। आगे समझ? तो ये बेटा मैं इसको ये रेड में करने वाला हूं, ठीक है। नाउ दिस इज द वे टू प्रोवाइड फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट और रैंडम वेरिएबल। कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट करता है उस रैंडम प्रोसेस को, और स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो और भी पॉसिबल वैल्यूज वो रैंडम एक्सपेरिमेंट ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो सारी पॉसिबल वैल्यूज जो कि वो रैंडम सिग्नल ले सकता है। क्लियर बेटा? आप लोगों के दिमाग में अब तक कोई सवाल हो, कोई एम्बिग्युइटीज हो तो प्लीज पूछो, वरना फिर मैं आगे मूव करता हूँ। इन 2 स्लाइड्स में आप लोगों के कोई सवाल, कोई एम्बिग्युइटीज, कोई कंफ्यूजन? एक्सक्यूज मी सर। प्लीज प्लीज खुल के पूछें। जी जी बेटा, यू आर एक्सक्यूज। ये जो कैपिटल एक्स है ये हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, कैपिटल एक्स? नो 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 नो, मतलब कैपिटल एक्स इज रैंडम बेटा, वेरिएबल। कैपिटल एक्स इज जस्ट द रैंडम वेरिएबल, ठीक है,
जो कि आप नाम दे देंगे उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को। बस दिस इज जस्ट defining, or this is just the name of that random experiment. ओके सर। और ये जो पॉसिबल वैल्यूज स्मॉल जो वो एक्स है, लेगा ना वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जी ऑब्वियसली सर, बेटा एक सिग्नल हो गया रैंडम सिग्नल, उसको आपने नाम दे दिया तुम कैपिटल एक्स हो, ठीक है। अब उसकी यस सर, पॉसिबल वैल्यूज भी तो होंगी ना, वो सिग्नल की एम्पलीट्यूड कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होती रहेगी है। यस वो सर, वैल्यूज बेटा हम स्मॉल एक्स से डिफाइन करेंगे। ओके सर, ओके, अब आ गई समझ। होता क्या है बेटा, यस अब मैं, अब आप लोगों ने बात छेड़ दी है तो बच्चे का बड़ा अच्छा सवाल आया तो मैं छेड़ देता हूँ। यहाँ पे बेटा मैं जरा एक सिग्नल बनाता हूँ, मेरी बात गौर से सुनो जरा। ये देखो, आप लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ रहे हो, क्या होता है सिग्नल किस तरह प्लॉट करते हो, ये आप इस तरह के दो एक्सिस बनाते हो, स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरे भाइयों, ऐसे ही है। कहते हो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ऐसे ही है हैं? यस सर। और नाम लिख देते हो सिग्नल को यूं, y is equal to, for example, cos of 2 pi ft, ठीक है मेरे भाई। तो ये सिग्नल कैसे प्लॉट करते हो, आप क्या करते हो भाई, 2 कांस्टेंट है, ऐसे ही है, जिंदगी में चेंज नहीं हो सकता। पाई कांस्टेंट है, पाई की जो वैल्यू है वो पाई की वैल्यू रहेगी, 3.14 कभी चेंज नहीं हो सकती। दो चीजें आप इसमें डाल रहे हो, फ्रीक्वेंसी अगेन कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है ना, कोई खास फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा 20 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज 30 हर्ट्ज, तो ये भी कांस्टेंट। एक चीज वेरी कर रही है मेरे बेटा, क्या, टाइम, टाइम। एक चीज मुसलसल वेरी, एक्स सिग्नल बनाते हो एक्स एक्सिस पे टाइम लिख लेते हो ना, सेकंड्स लिख लेते हो ना नीचे, टाइम सेकंड्स, हाँ। तो यस सर, होता क्या है, जब आप इसमें टी की वैल्यूज डालते जाते हो, सेकंड्स डालते जाते हो, 0 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, हाँ, तो आपके पास वाई बनता जाता है, ऐसे ही है। अब वो वाई किस शेप, कौन सी शेप इख्तियार कर जाता है, वो एक कॉस की शेप इख्तियार कर जाता है, ऐसा है कि नहीं है मेरे भाई, वो एक साइनोसाइडल सिग्नल बन जाता है। क्लियर। यस सर, अब बेटा ये इस सिग्नल की तो मजा ही मजा था, इस सिग्नल की तो हमारे पास इक्वेशन थी ना, मगर अगर ऐसा सिग्नल आ गया है जो कि रैंडम है, जिसकी इक्वेशन ही नहीं है, तो बताओ उसमें टी क्या डालें, उसमें क्या डालें भाई, हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना उसकी, कुछ पता ही नहीं है, इक्वेशन ही नहीं पता, समझ आ रही है, तो कैसे प्लॉट करें इसको, ठीक है। तो रैंडम इक्वेशंस या रैंडम वेरिएबल्स क्या करते हैं बेटा, हम अपना एक्स एक्सिस बना लेते हैं, अपना ही एक्स एक्सिस बना लेते हैं, और उसको हम नाम देते हैं स्मॉल एक्स का। अब आई बात समझ, ये देखें ये स्मॉल एक्स का, समझ आई बेटा। यहां पे अब उस रैंडम प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हम अपना एक एक्स एक्सिस क्रिएट कर लेते हैं, और उसको हमने स्मॉल एक्स का नाम दे दिया। अब वो रैंडम इन नेचर है, वो एक्सिस जो है वो रैंडम इन नेचर है, वो पॉसिबल वैल्यूज कोई भी आ सकती हैं, जो कि अब हम देखेंगे। अब समझ आ रही है बेटा। तो जो इक्वेशंस जो एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, उसकी इक्वेशंस बड़ी आसानी से बन जाती हैं एफ टी की फॉर्म में, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं बन सकती। तो यहाँ पे हमने अपना वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे तो आपके पास वेरिएबल टी था ना, बाकी सब कांस्टेंट था, मगर वहां पे तो मसला है, ठीक है। तो हमने वहां पे क्या कर दिया, हम वहां पे हमने अपना वेरिएबल डिफाइन कर दिया है स्मॉल एक्स का, जिसको बेटा हमने एसोसिएट कर दिया है कैपिटल एक्स से, जो कि एक रैंडम प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है। आ गई बात समझ। बात समझ आ गई। यस सर। जी सर आ गई समझ। दैट्स गुड। प्लीज अभी मैं फिर कहता हूं, अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो प्लीज पूछ लो।
या आगे चलूं? चलो जी, इजाजत है। सर अगर हमारे पास मतलब जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उसको हम कुछ ना कुछ असाइन करेंगे तो वो हमारे पास डिफाइन होगा ना उससे। असाइन करेंगे ना बेटा, क्यों नहीं असाइन करेंगे उसको। उसके सही सर। जो हम हालात वाक़यात को देखेंगे, ठीक है, कुछ हमें सही। ऑब्वियसली उसका थोड़ा सा आइडिया तो होगा ना, हाँ? जी सर। उसकी जिंदगी का, ठीक है, कि उसकी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से खत्म होती है। तो हम उसकी पूरी जिंदगी में स्मॉल एक्स की वैल्यूज लेते जाएंगे और उसको प्लॉट कर देंगे और फिर उसकी इक्वेशन बना देंगे। जी उसकी जो सर सही। इक्वेशन बनेगी बेटा वो फिर एक्स में बनेगी, टी में नहीं बनेगी। यहाँ पे आप सिग्नल का नाम क्या लिखते हो? टी लिखते हो ना, वाई ऑफ टी लिखते हो बेटा, ऐसे ही करते हो ना, है? जी सर। वाई ऑफ टी लिखते हो ना, या वाई ऑफ एन अगर डिस्क्रीट की दुनिया में है। यहाँ पे सही बेटा अब आपने बात छेड़ दी है, तो यहाँ पे आप लोग लिखे हुए वाई ऑफ एक्स, समझ आ गई? क्योंकि यस। आप लोगों ने अपना एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अब हम खुद से इसको बनाने जा रहे हैं ना, खुद से इसकी इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं, है नहीं, खुद से बनाने जा रहे हैं। तो बनाने के लिए फिर हम उस अपना वेरिएबल हमने बना दिया है, क्योंकि हमारे पास हम टी की मदद नहीं ले सकते, तो हमने इसको कैपिटल एक्स का नाम दे दिया। ठीक है बेटा, समझ आ गई है आपको? जी सर। मतलब जो हमारे पास इक्वेशन नहीं होगी, जो सिग्नल हमारे पास प्लॉट होगा ना, जो प्लॉट हो जाएगा, मिसाल के तौर पर हम मैटलैब पे सिग्नल को प्लॉट कर रहे हो उसके साथ, तो जब प्लॉट हो जाएगा तो उस सिग्नल से हम इक्वेशन को निकालेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे रैंडम इक्वेशन वेरिएबल। बना लोगे, इक्वेशन में फिर पुट करो तो सिग्नल बन जाएगा ना बेटा। फर्स्ट ऑब्वियसली यू विल नीड सम मैथ्स, वो मैथ्स आप खुद क्रिएट करोगे, आप उसकी इक्वेशन खुद बनाओगे ना, वाई ऑफ एक्स बना लोगे। जब वाई जी ऑफ जी एक्स सर। बन जाएगा, एक्स की फॉर्म में कोई इक्वेशन बन जाएगी, फिर आप उसमें स्मॉल एक्स की वैल्यूज पुट कर लोगे। जी सर। फॉर एग्जाम्पल -3 से लेके +3 तक, उसकी जिंदगी -3 से लेके +3 तक है, तो फिर -3 से लेके +3 तक तो कोई सिग्नल बन जाएगा जिसकी कोई खास रैंडम शेप होगी। जी सर। ठीक है जवान? जी सर ओके सर। चलें, अच्छा बेटा, अब बेटा हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं वो दो फॉर्म के, दो दो दुनियाओं में होते हैं। एंड आई होप सो कि आप इस दो दुनियाओं से बहुत बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि आप ये दोनों वर्ड्स उधर सिग्नल एंड सिस्टम में भी कवर कर चुके होंगे। रैंडम वेरिएबल्स बेटा हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यूज डिस्क्रीट इन नेचर है, समझ आ गई बेटा, तो उसको हम डिफाइन करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से। ठीक हो गया। और अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसकी पॉसिबल आउटकम्स कॉन्टिन्यूस इन नेचर है, ठीक है, वो कंटिन्यूस सिग्नल बनना चाहता है, तो फिर हम उसको डिफाइन करेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से। ठीक हो गया। जैसे सर एक बार आप लोग यस। सिग्नल में करते आए हो, जैसे आप सिग्नल में करते आए हो, वही वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए ना, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्क्रीट इन नेचर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये सबसे आसान एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो आपको थ्रोइंग ऑफ डाइस है, चक्का फेंकना, क्या ये रैंडम इन नेचर नहीं है? क्या आप इसकी आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सकते हो? नहीं, रैंडम है वो। नहीं कर नो सकते, सर। आप इसकी नो आउटपुट को सर। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये इटसेल्फ रैंडम लेकिन सर प्रोसेस है। हमें ये तो तो पता होगा ना कि 1 से 6 तक ही कोई वैल्यू होगी, आप, मतलब। हाँ, आपको उसकी जिंदगी पता है कि 1 से 6 तक है इसकी जिंदगी, मगर बेटा आप जी उसकी सर। आउटपुट तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते ना। यही तो मैंने बोला कि हमें उसकी थोड़ी बहुत पता होती है कि उसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ तक होगी, क्या, ठीक है, मगर हमें एग्जैक्टली सीन नहीं पता होता क्या होने वाला, क्या है अगली आउटपुट ओके क्या आने सर। वाली है। ठीक है बेटा, दिस इज व्हाट आई मीन बाय द रैंडम प्रोसेस। ओके, दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट मोस्ट एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि रैंडम प्रोसेस की।
वो बॉडी पे ना जाओ, ईज सिग्नल ईसीजी, वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स आ जाती हैं। द सिंपलेस्ट मोस्ट जो कि आपके आसपास एग्जिस्ट करती है, तो दैट इज नथिंग बट थ्रोइंग ऑफ डाइस, थ्रोइंग ऑफ कॉइन। they both are the examples of random processes because you can never predict its output of these two experiment, ठीक है। मगर बेटा जो डाइस का थ्रोइंग है ये किस नेचर का रैंडम है, बताओ कौन सा रैंडम वेरिएबल यहाँ फिक्स आएगा? डिस्क्रीट आएगा सर जी। डिस्क्रीट आएगा, बस ये मैं बताना चाह रहा था बेटा, क्योंकि इसकी जो आउटकम्स हैं ये काउंटेबल है, इसकी जो आउटकम्स हैं इसको हम आराम से बड़े गिन सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। मगर अगर ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोसेस आ जाए बेटा जिसके आपके बॉडी की अपनी सिग्नल्स हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए, ईजी सिग्नल, ईसीजी सिग्नल्स, तो बेटा वो कंटिन्यूस नेचर के हो जाएंगे, ठीक है। फिर उनको डिफाइन करने के लिए हमें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का। क्लियर हो गया मेरे भाइयों? जी सर जी, क्लियर है। क्लियर है जी। तो बेटा एक सादी सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुत सादी सी एग्जांपल, ताकि आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रैंडम प्रोसेसेस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाते जाएंगे। ये बेटा कहता है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्स हो गया, कैपिटल एक्स, ठीक है। अब वो कैपिटल एक्स क्या डिफाइन कर रहा है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ठीक है। वो क्या डिफाइन कर रहा है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ठीक है। कोई मशीन है, प्रोडक्ट बना रही है, तो हमने जो डिफेक्टिव पीस है उसको बेटा हमने कैपिटल एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। अब मशीन है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव बना रही है, तो कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ सकती है, तो वो दिस वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कौन सी प्रोडक्ट डिफेक्टिव आएगी, कौन सी प्रोडक्ट सही आएगी। तो इट्स अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ना, इट्स अ काइंड ऑफ रैंडम प्रोसेस। तो वी से कि जो रैंडम प्रोडक्ट्स बनने, हमने इसको रैंडम प्रोसेस का नाम दे दिया कैपिटल एक्स का, ठीक हो गया बेटा। तो अब बेटा उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज बन रही हैं, ठीक है, सैंपल स्पेस में, ठीक है, जब तीन तीन प्रोडक्ट टेस्ट हो रही हैं, तो बेटा उसकी ऑप्शंस ये बन गई हैं, डी 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 एन डी एन डी डी एन एन डी एन, ठीक है। तो अब ये इसमें डिफेक्टिव के आइटम्स कितने हैं बेटा? पहले वाले में 3 डीज है ना, तो इसमें स्मॉल एक्स कितना हो जाएगा? 3। दूसरे में स्मॉल एक्स कितना हो जाएगा? 2। आखिरी वाले में देख लो बेटा, जब सारे ही प्रोडक्ट ठीक हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उसकी स्मॉल एक्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे भाई कोई डिफेक्टिव पीस नहीं है। तो ये सीन है बेटा, समझ आ गई? अब स्मॉल एक्स से पता लग गया कि क्या क्या मुराद है, ठीक है। अब कन्वेंशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते थे? हम वहां पे P ऑफ D, P ऑफ N निकालते, याद है ना? समझ आ गई है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम P ऑफ D नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने उस D को नाम दे दिया, डिफेक्टिव को नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? कैपिटल X का नाम दे दिया, और जो उसकी वैल्यूज आएंगी उसको हमने क्या नाम दे दिया? स्मॉल x का नाम दे दिया, ठीक है बेटा। उसको हमने क्या नाम दे दिए? स्मॉल x। ठीक हो गया बेटा। तो दिस इज द वेरी वेरी इजी थिंग। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ भागेंगे। ये बेटा एक और रैंडम प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ये कह रहा है कि 3 कॉइन जो हैं वो इकट्ठे टॉस हो गए हैं, ठीक है। और हमने बोला कि जो नंबर ऑफ हेड्स हैं, नंबर ऑफ हेड्स जो हैं बेटा, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल एक रैंडम वेरिएबल से हमने इसको डिफाइन कर दिया कैपिटल एक्स से, ठीक है। तो अब हम उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि रैंडम में हम प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं बेटा, देखें वही स्टाइल है, P ऑफ, अब हम P ऑफ हेड नहीं लिखेंगे,
पहले क्या करते थे आप लोग कन्वेंशनल प्रोबेबिलिटी में? पी ऑफ एच लिखते थे, याद है? जवानो यूं करके लिखते थे ना। अब पी ऑफ एच या पी ऑफ हेड नहीं लिखोगे, ठीक है? अब हमने क्या कर दिया, हमने उस हेड को कह दिया है कि भाई you are a random process and you have been given a allotted a random variable capital X, ठीक है? तो हम P of, इसकी जगह बेटा क्या लिखेंगे? P of X is equal to small x। ये हमारा नया तरीका आ गया, ठीक है? जब हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए हैं, इस तरह की प्रोबेबिलिटीज हम लिखेंगे, ठीक है? अब हमारी प्रोबेबिलिटीज के लिखने का स्टाइल डिफरेंट हो गया। अब हम इवेंट का नाम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे? इन द फॉर्म ऑफ रैंडम वेरिएबल्स लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो इस केस में जब सारे टेल हैं और कोई भी हेड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी भाई? स्मॉल एक्स जीरो है, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स की वैल्यू जीरो है, तो जीरो हो जाएगा ना। तो पी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू 1/8। समझ आ गई या नहीं? यस सर। क्योंकि ये वाहिद केस है, ये वाहिद केस है जिसमें एक्स की वैल्यू जीरो है, स्मॉल एक्स की वैल्यू जीरो है। बाकी 8 केसेस में ये एक ही केस है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। सही 1/8 कैसे आए? क्योंकि बेटा एक्स की वैल्यू जीरो है ना, स्मॉल एक्स की वैल्यू जीरो है। ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें स्मॉल एक्स की वैल्यू जीरो है? सर एक केस है। हाँ, तो टोटल कितने हैं? 8 है, ठीक है। तो 1/8। हाँ, ठीक है। यस when the small x is equal to 1, 3/8। केसेस हैं जिसमें स्मॉल एक्स 1 हो, यानी कि एक ही हेड हो। हाँ, 3। तो समझ आ गई बेटा? इन केस में हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं? यस सर। हम ये नहीं लिख रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हम ये नहीं लिख रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ, समझ रहे हो? अब हम जुबान हमारी डिफरेंट हो गई है, हमारा वे ऑफ लिखना या वे ऑफ वे ऑफ राइटिंग स्टाइल डिफरेंट हो गया है, नॉमेनक्लेचर हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। नाउ वी आर सेइंग कि पी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वलेंट टू स्मॉल एक्स, एंड स्मॉल एक्स और वर्ड 0 1 2 3 जो भी है, उस जीरो से आप लोग मुराद ये हो जाएगी, उस जीरो का मतलब ये है कि तीनों हेड टेल हैं। जीरो से मुराद ये होगी कि तीनों टेल हैं। समझ गए हो ना? यस सर। सर ये 3/8 किस तरह है? मेरे भाई, x इज इक्वल टू 1 क्या डिफाइन करता है? के क्या हो? एक ही हेड हो, ऐसा ही जी है ना? सर। जी तो जी। एक हेड कितने केसेस में? देखो, यहाँ एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड है, और यहाँ पे एक हेड है। ये सिर्फ 3 केसेस हैं जहां पे हेड एक है, ऐसा ही है सही ना? है। तो जवान, जी जी सर। तो टोटल सैंपल स्पेस समझ। 8 का है, 3 में जी एक है, तो प्रोबेबिलिटी 3/8 हो गई ना? सही है सर। ओके। ठीक है बेटा। देखें, शायद काम वही है हमारा, मगर हमारा नॉमेनक्लेचर डिफरेंट हो गया, हमारा वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट हो गया अब, ठीक है? जी सर। एक बात मैं आपको मजे की बता दूं, चाहे एक्सपेरिमेंट रैंडम हो या ना हो, चाहे वो रैंडम प्रोसेस हो या डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस हो, ठीक है, आप उसको रैंडम वेरिएबल्स की मदद से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? मगर अगर एक रैंडम प्रोसेस है, तो आप उसको कन्वेंशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से डिफाइन नहीं कर सकते। ये बात समझ गए हो मेरे भाई? जी जी सर।
कोई मेरी इस बात को रिपीट कर दे, मैं मैं चाहता हूँ कि ये बात समझ आ गई, कन्वे हो गई आप तक। कोई ये बात रिपीट कर दे मेरी। सर जी इसमें ये है ना कि जितने भी जो चीज़ हम निकालना चाह रहे हैं उसको स्मॉल एक्स बोल देंगे। मतलब कैपिटल एक्स तो हमारे पास हेड हो गया ना, और जितनी नहीं, बार हेड आखिरी आ बात जो सकता है। मैंने की, आखिरी बात जो मैंने की आखिरी वो बात भी सर जी रिपीट आपने ये कर। की है कि जितने भी रैंडम प्रोसेसेस है उनको हमने ये पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करना है और पुराने मेथड से नहीं करना। नहीं, आखिरी बात कौन बताएगा? सर जी, आपने ये कहा सर जी कि अगर कोई डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है तो वो हम रेंडम वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो वो डिटर्मिनिस्टिक के फॉर्म में नहीं लिख सकते। परफेक्ट यार, परफेक्ट परफेक्ट। ये कौन बचा था? अमजद सर। अमजद, वेरी गुड यार, शाबाश शाबाश। समझ आ गई अमजद ने क्या बोला? जी सर। वेरी गुड अमजद, शाबाश। चलें बेटा, आगे चलते हैं। आई होप सो कि आपको ये प्रोबेबिलिटीज इन केस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स निकालना आ गई हैं। इसको लिखने का स्टाइल आपको समझ आ गया है, आपको इस क्लियर हो गया कि इसको लिखाई कैसे करेंगे। ठीक है, कैपिटल एक्स की आपको उम्मीद है समझ आ गई है, स्मॉल एक्स की आपको उम्मीद है समझ आ गई है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में उम्मीद है कि आपको फर्क समझ आ गई है। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा आगे। अब आगे जो हमारे पास बेटा एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है जिसको बेटा हम पीएमएफ का नाम देते हैं, जो कि बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट है। और ये जो इंटरव्यूज में जाते हो ना, कल को कोई इंटरव्यू देने जाओगे, वहां पे सवाल बड़ा कॉमनली पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बेटा। ठीक है, पीएमएफ। पीएमएफ क्या चीज है, इसको देख लेते हैं बेटा। The most important way to characterize a random variable is through the probabilities of values that it can take. For a discrete random variable x, these are captured by the probability mass function, denoted by small f of x. कोई लाइक बच्चा समझा दे क्या बुक लिखा हुआ है, कहानी क्या लिखी हुई है? जी, मैं समझा दूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि शायद अगर आप लोगों में से कोई बताना चाहे तो आई वुड बी वेरी आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो कि भाई पहले से ही समझ आ गई है आपको। सर जो भी रैंडम हमारे पास होगा ना प्रोसेस, उसको प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखेंगे और वो प्रोबेबिलिटी मास थ्योरम की मदद से हम उसको जो है ना डिफाइन करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल तकरीबन आपने सही बोला है बेटा। कहता है कि जो इम्पोर्टेंट वे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे टू कैरेक्टराइज एनी रैंडम वेरिएबल इज दैट थ्रू द प्रोबेबिलिटीज ऑफ वैल्यूज दैट इट कैन टेक। ठीक है, कहता है कि हम किसी भी रैंडम वेरिएबल की करेक्टराइजेशन को, उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं ओनली कि अगर हम उसकी वैल्यूज की, जो पॉसिबल उसकी वैल्यूज हैं, उसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लें। ठीक है, तो कहता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कहता है लेट करो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स है, स्मॉल एक्स, वो डिस्क्रीट इन नेचर है। ठीक है, तो कहता है जो उसकी पॉसिबल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना बेटा, तो वो हम किस मेथड से निकालेंगे बेटा? उसको हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ। समझ आ गई? तो यहां पे लिखा हुआ है फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स दीज आर कैप्चर्ड बाय द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यानी कि तो इसकी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कैसे कैप्चर करेंगे? with the help of PMF, probability mass function, and we represent it with the small italic style में f of x। ये उसकी इक्वेशन बन जाएगी बेटा। समझ आ रही है? वहां पे y of t लिखते थे ना, ठीक है, ये अब हम फंक्शन बनाने की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है?
तो यहाँ पे ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स की सूरत में उसकी इक्वेशन बनाने जाएंगे। अगर डिस्क्रीट इन नेचर में है वो रैंडम वेरिएबल, तो उसकी जो बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, ठीक है, उसकी जो ये प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे हम, उसको फिर हम बेटा डिफाइन करेंगे या लिखेंगे स्मॉल एफ एक्स से। इन शॉर्ट आई कैन से दैट p of x is equivalent to x is equivalent to this। अब समझ आ गई जवानों? ये ऊपर जी सारी सर। अंग्रेजी लिखी हुई है, यही लिखा हुआ है। आ गई समझ? मतलब सर हमने पीछे जो प्रोबेबिलिटीज निकाली थी वो एफ ऑफ एक्स बेसिकली निकाला था। हाँ, वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाला था। क्यों प्रोबेबिल किसी वर्क तो बेटा ये आप लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटीज निकाली, इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आप लोगों ने निकाला। आ गई समझ आपको? यस सर। हाँ, तो दिस स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज नथिंग अगर मैं बहुत सिंपल करके बात करूं, इट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, मगर कौन सी प्रोबेबिलिटी उसकी हर एक वैल्यू की। समझ आ गई? जितनी उसकी जिंदगी है, जितनी उसकी स्मॉल एक्स है, समझ आ गई? जी सर। यस सर। इस बेटा जैसे हमने, आप लोगों ने याद होगा आप लोगों को कि जब हमने कन्वेंशनल प्रोबेबिलिटी या सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, जिसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी ऑफ एच या पी ऑफ टी के तरीके से लिखा करते थे, तो हमने बोला था कि प्रोबेबिलिटी की कुछ एक्सियम्स होती हैं। एक्सियम्स का वर्ड किसी को याद है? एक्सियम्स यस या सर, वो 3 रूल्स थे ना प्रोबेबिलिटी के। हाँ, 3 रूल से। यार ये कौन बच्चा है, बहुत लायक बच्चा है, कौन हो आप? नुमान बशीर। हाँ नुमान, एक्सियम्स। तो बेटा इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की भी हमारे पास 3 एक्सियम्स हैं। नंबर 1 क्या? f of x must be greater than and equal to 0। 0 से बड़ी होनी चाहिए। f of x must be greater than and equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि f of x एक्चुअली क्या है? f of x एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है। तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी यानी कि इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। मगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम उसको नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हमने इसको एक नया नाम दे दिया है। किस चीज का? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का। तो पीएमएफ मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। आ गई समझ वालों? जी सर, आ गई है समझ। अगली प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? अगली तो सेकंड एक्सियम क्या है? दैट ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है वो 1 होना हाँ, चाहिए। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो वहां पे हुआ करता था, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो सम है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, जो कि इक्वेशन बनने जाएगी, तो हमने बोला कि अगर हम उस इक्वेशन को सम कर लें, ठीक है, जितनी भी उसकी जिंदगी है, तो उसका टोटल एरिया मस्ट बी इक्वल टू 1। तो पहले हमारे पास जो इवेंट होता था ना, तो उसकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती थी।
और जो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती थी वो 1 होती थी, सेम ऐसे यहाँ पे है, लेकिन यहाँ हाँ पे उनका नाम दे दिया हुआ है और शुरू में वैसे एफ ऑफ एक्स का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, सब की जो है 1 हो जाएगी, और जो एफ ऑफ एक्स है वो हम यहाँ पे इवेंट भी कह सकते हैं अगर कहना चाहें। ऑर्डर नंबर में तो बिल्कुल भाई आपकी बात ठीक हो गई। और आखिरी वाली एग्जाम वो वही एग्जाम है जो कि मैंने ऊपर लिख चुका हूँ कि पी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो बेटा ये बात वही है, वही चीज़ें हैं, मगर अंदाज़े बयान डिफरेंट हो गया है। रैंडम वेरिएबल को अंदाज़े बयान टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल प्रोबेबिलिटी जो कि आप पिछले पढ़ते आ रहे हो, मिड से पहले पढ़ते आ रहे हो। दिस इज द कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। समझ आ गई? आगे चलूं? यस सर। जी सर चलें आगे। बेटा आगे ही हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें हमने पीएमएफ खुद बनाना है, ठीक है। ये देखें, ये एक एग्जाम्पल हमें कहती है, ये आपकी बुक से मैंने प्रिंट स्क्रीन लिया, ठीक है, ये आपकी है एग्जाम्पल नंबर 3.8। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ये एग्जाम्पल कहती है कि एक शिपमेंट है जिसमें 8 माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, टू अ रिटेल आउटलेट कंटेन 3 data defective. If a school make a random purchase of 2 of these computers, find the probability distribution for the number of defective. अच्छा, वो कहता है बेटा टोटल 8 आपके पास माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जिसमें से वो कहता है कि 3 डिफेक्टिव हैं। कितने डिफेक्टिव हैं? 3 डिफेक्टिव हैं। कहता है स्कूल ने रेंडमली 2 कंप्यूटर्स खरीदने हैं, ठीक है। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स की हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड आप लोगों ने नहीं सुना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटा पीएमएफ जो होती है ना, पीएमएफ जो होती है इसको बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को कोई वो परेशानी ना हो। ये कहाँ लिखूं? यहाँ पे मैं ना एक यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। पीएमएफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पीएमएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, मगर किसके लिए है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है बेटा कि उसकी सारी स्मॉल एक्स पे हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इनडायरेक्टली वो पीएमएफ है ना। तो इसका मतलब ये सवाल में वो आपसे एक्चुअली वो क्या कह रहा है कि फाइंड दी पीएमएफ, यानी कि फाइंड दी स्मॉल एफ ऑफ एक्स। समझ आ गई बेटा आपको? यस सर। ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम है जिसमें हमें कहा जा रहा है कि हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स बनाएं। अब हमने खुद से बनाना है बेटा यहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो बेटा इसको बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है, ठीक है।
इसका एक बाकायदा फार्मूला है जो कि मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूं, और फिर आपकी बुक में जितने भी वो होंगे प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे बेटा इसी तरीके से होंगे, ठीक है। तो ये बेटा मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि सवाल करना कैसे है, ठीक है, मगर उसके लिए मैं लिखाई कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रही। पेंट ओपन कर, हैं पेंट पे जाके कर। ये बेटा इस बुक से समझा दूं, बुक नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर समझा दें। ये बुक से जी समझा सर देता हूँ। समझा। अब बेटा हम इसका स्मॉल एफ ऑफ एक्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ये मैं बुक से आपको समझा रहा हूँ। तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू, ठीक है बेटा जरा गौर कीजिएगा, ये ब्रैकेट्स को बड़ा कैसे करूं मैंने असल में ये ब्रैकेट में ना ये ऊपर नीचे लिखना चाहता हूं, समझ रहे हो, जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है। ये कौन से टर्म्स डिफाइन करता है? ये एनसीआर डिफाइन करता है। समझ आ गई है ना आप लोगों को? कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन एनसीआर, एनसीआर का तरीका है ना, वही ना सर, ये वो कॉम्बिनेशन जो होता है। तो बेटा अच्छा यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है कैपिटल एक्स है वो किस चीज को दिखा रहा है? यहाँ पे रैंडम वेरिएबल किस चीज को डिफाइन कर रहा है? बताएं बेटा। यहाँ पे डिफेक्टिव पीसेस को, वेरी गुड। तो टोटल डिफेक्टिव पीस कितने हैं बेटा? 3 है, वेरी गुड। तो अब 3 मैं यहाँ पे 1 मिनट में कहाँ पे अच्छी लिखाई कर सकता हूँ? ये पेंसिल मुझे मिल गई, अल्लाह करे पेंसिल मेरी लिखाई कर ले। तो बेटा हाँ बस ठीक है, परफेक्ट। तो ये हो गया 3, ठीक है। अच्छा 3 की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं डिफेक्टिव की? आप लोग मुझे खुद बताएं। अब हम स्मॉल एक्स लिखने जा रहे हैं। स्मॉल एक्स यूं करके ना, ये सवाल करने का तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम्पल को ना देखो वो गलत तरीके से हुई, वो डायरेक्ट उन्होंने की हुई है। आप लोगों ने जैसे करना है आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है। तो अब यहाँ पे आप सवाल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू डिफेक्टिव, ठीक है। अब इस डिफेक्टिव की आपने स्मॉल एक्स निकालनी है। स्मॉल एक्स बेटा इस डिफेक्टिव की कितनी हो सकती हैं? क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? 3 हो सकती है। 3/8 या कोई भी डिफेक्टिव नहीं हो सकता जो खरीदारी करने जा रहे हैं स्कूल 2 में से, ऐसा ही है ना। तो जब कोई डिफेक्टिव नहीं होगा तो उस टाइम एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। या उन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो उस टाइम एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 या और वो दोनों ही फिर 2 डिफेक्टिव हो जाएंगे, तो फिर उस 2 हो टाइम एक्स जाएगी। की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 अच्छा 2 खरीद रहे हैं तो क्या स्मॉल एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है? नहीं। तो आप नो स्टॉप कर जाएंगे, तो यहीं पे आप स्टॉप कर जाएंगे बेटा। तो ये आपके पास आप लोगों ने स्मॉल एक्स की वैल्यूज निकाल ली हैं, या आपने उसकी पॉसिबल आउटकम वैल्यूज निकाल ली हैं, जो कि है 0, 1 एंड 2। क्लियर हो गया? जी सर। ये था सवाल का स्टेप नंबर 2, जिसमें आपने पॉसिबल आउटकम वैल्यू खुद से निकाल लेनी है कि उसकी जिंदगी कहां से शुरू होती है कहां से खत्म होती है, आप लोगों ने खुद निकालना है, जैसे हमने इधर निकाला। क्लियर हो गया? यस। अब बेटा अब हम उसकी इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हम यूं निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम उसकी पीएमएफ निकालने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई मुझे बताओ डिफेक्टिव कितने थे टोटल? 3 3। 3 उसमें से निकले कितने पता नहीं, ऐसा ही है ना? यस सर। पता नहीं ना, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, नहीं पता ना हमें, पता में ऐसे ही है।
यहां पे आप लोग लिख लोगे x बन। जब 3 डिफेक्टिव थे तो टोटल 8 थे, पीछे कितने रह गए? 5 5 परचेज कितने की कर रहे हो? 2 2 की। की। 2 की। बुक वाले मेथड पे नहीं जाना। अच्छा, उन्होंने बहुत डायरेक्ट जी किया जी। हुआ है, गलत गलत किया हुआ है। जो मैं करवा रहा हूं प्लीज, ये टोटल कितने थे? 8। 8 में से कितने खरीदे? टोटल 8। 2 2 खरीदने। ये ने बेटा, ये आपकी इक्वेशन बन गई है एफ ऑफ एक्स की। अब मैं समझाता हूं कि ये कर क्या रही है ये इक्वेशन। प्लीज अब आपकी तवज्जो दरकार है। होता क्या है बेटा कि एफ ऑफ एक्स हम कैसे बना रहे हैं? हम एफ ऑफ एक्स की, क्योंकि बेटा इधर मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकती हैं, ठीक है। आप एक रैंडम पीस आ सकता है, एक ठीक पीस आ सकता है, एक ठीक पीस आ सकता है, एक रैंडम पीस आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम बन जाता है, कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को करा दी था। मैंने आप लोगों को कहा था कि खुद रीड कर दो। तो ये बेटा ये प्रॉब्लम बन गई है एनसीआर का, ठीक है। चूंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता तो यहाँ पे एनपीआर नहीं बल्कि एनसीआर लगेगा, ठीक है। तो इसलिए बेटा अब हम यहाँ पे जब इसकी पॉसिबल वैल्यूज निकालने जाएंगे, ठीक है, तो वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो इसलिए हमने बेटा यहाँ पे एनसीआर बना दी है, ठीक है। अब बेटा हम क्या करते हैं कि हम एफ ऑफ एक्स क्या चीज डिफाइन करती है? प्रोबेबिलिटी डिफाइन करती है। प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ऐसे ही है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी से हम डिवाइड कर देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी हम यहाँ कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकालेंगे कि टोटल पीसीस कितने थे? 8। हमने उसमें से लिए कितने? 2। तो एन कितना हो गया? 8। आर कितने हो गए? आपने इसमें 2 उठाने हैं, 2। तो क्योंकि बेटा कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम है कि आप उसमें से कोई भी 2 उठा सकते हो, तो इसलिए बेटा हमने इसको एनसीआर की फॉर्म में लिख दिया 8 2। तो ये बन गया बेटा कैपिटल एन नीचे डिनोमिनेटर में। समझ आ गई? न्यूमिनेटर में आ जाओ। न्यूमिनेटर आप किसकी निकाल रहे हो बेटा? न्यूमिनेटर आप निकाल रहे हो डिफेक्टिव पीस की, ऐसे ही है ना। तो इसलिए बेटा डिफेक्टिव पीस कितने थे टोटल? तो हम डिफेक्टिव पीस के अब निकालने जा रहे हैं 3। हमने आए कितने पता नहीं, एक्स, ठीक है। तो हमने स्मॉल एक्स लिख दिया। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर बेटा ये 3 डिफेक्टिव पीस थे तो पीछे ये 5 कौन से होंगे? नॉन डिफेक्टिव होंगे ना, ऐसे ही है ना, जो कि जी ठीक पीस सर। थे। यस सर तो अगर बेटा डिफेक्टिव में एक्स आ रहे हैं तो 2 आप टोटल ले रहे हो, तो फिर ठीक कितने आएंगे? टोटल में से एक्स माइनस कर दो ना। समझ आ गई? सर मतलब जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा, तो इसका मतलब होगा कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये फिर क्या वैल्यू हो जाएगी? 2 - 0। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों किस वाली ऑप्शन से आ गए हैं? 5 में से आ गए, ठीक वाली ऑप्शन से आ गए। आ गई समझ? और अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, तो एक डिफेक्टिव से आ रही, 3 डिफेक्टिव थे ना, एक डिफेक्टिव से आ रहा है, तो दूसरा एक कहां से आ रहा है? 2 - 1 हो जाएगा। एक एक किधर से आ रहा है फिर? नॉन डिफेक्टिव से आ रहा इस सही वाले में से। है। हाँ, तो बेटा अब आप क्या करेंगे? आपने ये इक्वेशन बना ली। अब आप इसमें स्मॉल एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे। पहले एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, जैसे ही आपके बुक वाले ने किया हुआ है। देखें अब इसने इसने डायरेक्ट कर दिया ना, इसने इक्वेशन नहीं बनाई। आपने बेटा पहले इस तरह की इक्वेशन बनानी है हर सवाल में, ठीक है। तो जब आप इसमें x की वैल्यू पुट करते जाओगे बेटा, तो इस तरह आपके पास f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी, f ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी, f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई बेटा? तो ये f ऑफ 0 की वैल्यू 10/28 आ गई है, f ऑफ 1 की 15/28 आ गई है, f ऑफ 2 की 3/28 आ गई है, ठीक है। फिर बेटा इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का तरीका ये होता है, यूं बेटा आप इस तरह करके यूं 2 एक्सेस बना लेते हो, ऊपर ये स्मॉल एक्स लिखते हो जो कि इसकी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं 0 1 2, नीचे आप एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो निकली होती है उसके नीचे लिख देते हो। समझ आ गई बेटा? तो ये बेटा अब आपने क्या कर दिया, आपने उसकी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दी है। आपने उसकी हर एक वैल्यू पे
जो कि उसकी पॉसिबल वैल्यूज थी, उसकी पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी थी? 0 थी, 1 थी, 2 थी। तो आपने उसकी पॉसिबल वैल्यूज पे प्रोबेबिलिटीज निकाल दी हैं, और इधर हम प्रोबेबिलिटीज को क्या नाम दे रहे हैं बेटा? पीएमएफ का नाम दे रहे हैं, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का नाम दे रहे हैं। क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। आई होप दिस इज लिटिल डिफरेंट थिंग फॉर यू। मैं समझ सकता हूँ, मगर बेटा इंशाल्लाह जब आप लोग इसकी आखिर इंशाल्लाह जब हम इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, हम इसकी इतनी एग्जांपल्स कर लेंगे कि ये चीज़ आपको इंशाल्लाह मुश्किल लगेगी ही नहीं। इंशाल्लाह। ओए, या अल्लाह खैर। It said और 150 माने 70 क्लियर हो गया बेटा? हैं यस जवानों, सर। आगे चलें? आज के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा बर्डन तो नहीं हो गई आप लोगों पे? आगे बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट है पीडीएफ का, मगर मैं चाहता हूँ आज के लिए इतना ही। मुझे लग रहा है आप लोगों पे कोई बर्डन ज्यादा हो जाएगा, ऐसे ही है ना? यस सर, इसको सही पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाए। एब्जॉर्ब कर लो इसको, लिखने का तरीका, पीएमएफ को, फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालने का तरीका, फिर ये पीएमएफ इक्वेशन को बनाने का तरीका, जो एक एग्जाम डेटा है। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बेटा, यूर एक्सक्यूज। सर इन्होंने ये इसको आंसर कैसे निकाले? वो तो समझ आ गई, वैल्यूज कैसे पुट करने, ये जो 3/8 ये 3/28 ये आंसर बता रहे। ये बेटा एनसीआर लगाए ना, ठीक है कैलकुलेट बेटा, कैलकुलेटर में बस सिंपल वो लिख लो, क्या जी। कहते हैं, एन की वैल्यू क्या है इसमें, 3 है, और आर की वैल्यू 1 है, ठीक है या एन की वैल्यू 8 है, आर की वैल्यू 2 है। कैलकुलेटर में होता है मेरे ख्याल में एनसीआर का फंक्शन, तो ठीक है बस सर। यस सर, होता वैल्यूज है। आती जाएंगी, पुट करते जो, आसान सा काम है ये तो। ठीक है सर। हाँ कैलकुलेटर से करो, वो फार्मूले ना लगाना, उस गन बला में ना पढ़ना, वो आपको जरूरत ही नहीं है उसकी। सही है ठीक सर, है, थैंक यू। चलें बेटा आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। तो तब तक के लिए जी अल्लाह ओके हाफिज। सर। या, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अहमद, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। हाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें बेटा।